जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स के चैप्टर 4 व्हाट इज़ अ टेल की। इसके पहले के चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 4 पूछ क्या होती है, व्हाट इज़ अ टेल। बुधवार के दिन भूगोल के टीचर नहीं आए थे, इसलिए पहली कक्षा के ए सेक्शन के विद्यार्थियों को 3 बजे से पौने 4 बजे तक की छुट्टी मिल गई। कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी का कोई दोस्त उसके साथ नहीं था और वह अकेला पड़ गया। बड़ी देर तक वह प्राइमरी कक्षाओं के वरांडे में टहलता रहा। स्वामी भले ही खुद 4 फुट से ज़्यादा लंबा नहीं था, प्राइमरी के बच्चे उसके सामने एकदम शिशु लगते थे। वह उनसे बहुत बड़ा और लंबा था। जब उसने इन बच्चों को मिट्टी से मॉडल बनाते देखा तो उसे उनसे चिढ़ होने लगी। स्कूल में यह काम करना एकदम बेईमानी था। इससे अच्छा तो यह होता कि वे अपने घरों के पिछवाड़े हाथी, घोड़े, आम और इस तरह की दूसरी चीज़ें बनाते। यह काम करने के लिए उन्हें स्कूल आने की ज़रूरत ही क्या थी। स्कूल ज़्यादा गंभीर कामों के लिए थे, जैसे भूगोल, गणित, बाइबिल और अंग्रेजी। एक कमरे में बहुत से बच्चे तमिल वर्णमाला के पहले 2 अक्षर रटे जा रहे थे। उसने अपने कान बंद कर लिए और सोचने लगा कि टीचर लोग इसे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। वह आगे बढ़ा और दूसरे कमरे में जा पहुंचा। यहाँ भी गंदे कपड़े पहने बच्चे शोर मचा रहे थे। वे अपनी बेंचों पर बैठे पैर हिलाकर सब याद कर रहे थे। उसे इससे बड़ी परेशानी हुई और उसने मुंह सिकोड़कर टीचर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ स्वामी की ओर थी। वह सीढ़ियों के नीचे जो दूसरे और तीसरे दर्जों के लिए ऊपर जाती थी रुका और सोचने लगा कि अगले साल वह जिस क्लास में जाएगा उसे भी जाकर देखे कि कैसा है। वह 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर अपना विचार बदल लिया। वहाँ हेडमास्टर साहब होंगे, क्योंकि वे ही इनमें पढ़ाते भी हैं। उनके टीचर भी काफ़ी शानदार थे और लड़के तो शैतान थे ही, जो दूसरों को तंग करके ही खुश रहते थे। उसे दूर से जूतों की खटखट सुनाई दी, जो हेडमास्टर साहब के चलने फिरने की आवाज़ थी। उसे डर लगा कि वे उसे पकड़कर पूछताछ न करें, जिससे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसके बहुत से साथी भी वहाँ मौजूद थे, जो उसका ख्याल था कि स्कूल में ही नहीं है। राजम और मणिक को छोड़कर बाकी सब वहाँ थे। इमली के बड़े से पेड़ के नीचे वे लुका छिपी खेल रहे थे। स्वामी खुश होकर उनमें शामिल होने चला, लेकिन उसका किसी ने स्वागत नहीं किया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर मुंह फेर लिया और फिर खेलने लगे। स्वामी को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दूसरों के अलावा ज़्यादातर शांत रहने वाला सोमू भी उससे आंख चुरा रहा है। जरूर कोई खास बात थी। स्वामी ने धीरज दिखाते हुए जोर से पूछा, दोस्तों, मैं भी खेल में शामिल हो जाऊं? किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। स्वामी क्षण भर रुका और फिर अपना सवाल दोहराया। अब और किसी के लिए खेल में जगह नहीं है, शंकर ने खरा सा उत्तर दे दिया। फिर मटर ने फत्ती कसी, लोग हैं जो पूंछ की तरह लगे फिरते हैं। यह सुनकर दूसरे लड़के हंसने लगे। तुम क्या कहा पूंछ? तुमने क्या कहा पूंछ? शंकर ने सवाल किया। पूंछ कहने की वजह क्या है? मुझे यही ठीक लगा, मटर ने जवाब दिया। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो पूंछ नहीं कहा। सुनकर खुशी हुई, लेकिन यहाँ वालों में से किसी के लिए कहा गया यह हो सकता है। लेकिन पूंछ होती क्या है? लड़के सब इस तरह की बातें आपस में कर रहे हैं। वह लंबी चीज़ जो गधे या कुत्ते के पीछे लगी होती। स्वामी को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ यह आया कि यह टिप्पणी उसी के लिए की गई। उसके गाल गर्म हो उठे, वह रोने जैसा हो गया। तभी घंटी बजी और सब क्लास में चले गए। स्वामी लाल चेहरा लिए अपनी सीट पर बैठ गया। वह अंग्रेजी का घंटा था जिसे वेद नायगम पढ़ाते थे। आज वे उस बूढ़े की कहानी पढ़ा रहे थे, जो भविष्य के लोगों के लिए पेड़ लगा रहा था और जिसका खर्च राजा दे रहा था। स्वामी के कानों में इसका एक शब्द भी नहीं पहुंच रहा था और उसका सिर दर्द करने लगा था। अगर उससे सवाल पूछ लिया जाता तो उसका जवाब गलत हो जाता और उसे बेंच पर खड़ा होना पड़ता। लेकिन उसका भाग्य अच्छा था, घंटा खत्म हो गया, वह अकेले घर जा रहा था।
चाल उसकी बहुत धीमी थी और उसके दिल पर बोझ था। सोमू उसके आगे आगे चल रहा था। सोमू, सोमू, अरे सोमू, रुकोगे नहीं? उसने आवाज़ दी। सोमू रुक गया और स्वामी उसके पास आ पहुंचा। कुछ देर के बाद स्वामी उससे पूछने लगा, आज तुम सबको हुआ क्या है? कोई खास बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें एक नया नाम दिया गया है। नाम है पूंछ, राजम की पूंछ। मेरा ख्याल है कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हैं और हर लड़का पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा कैसे हो सकता है? यह कहकर सोमू चलता बना। स्वामी के जीवन में यह पहला बड़ा धक्का था। यह सुनकर उसके दिमाग को लकवा सा मार गया। देर तक उसकी हालत खराब रही। फिर जब कुछ ठीक हुई, वह सोचने लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। यह सीधा साधा सा सोमू जो पहले बहुत कम बोलता था, अब उसे हो क्या गया था? राजम से दोस्ती करने या उसे पसंद करने में क्या कोई बुराई है? इससे वह इतना गुस्सा क्यों हो उठा? वह घर गया, कोट और टोपी उतारी, किताबें मेज पर फेंकी, ठंडी कॉफ़ी जो उसका इंतज़ार कर रही थी गले के नीचे उतारी और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पटरी पर गुमसुम होकर बैठ गए और वेंकट मुदाली स्ट्रीट पर बहते गंदे नाले की तरफ देर तक देखता रहा। काले पानी की धार इसमें बही जा रही थी। इसी में कागज, पत्ते और लकड़ी के टुकड़े उसमें तेज़ी से तैरते चले जा रहे थे। टीन का एक टुकड़ा धीरे धीरे सैर करता जा रहा था। स्वामी का मन हुआ कि पानी में हाथ डालकर इसे उठा ले, लेकिन फिर इसे बह जाने दिया। उसका मन कुछ सोच रहा था। वह चमकदार टीन को आगे जाते हुए देखता रहा। बहते बहते वह दीवार के अंत तक पहुंच गया और अब पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। फिर उसके आगे एक ईंट का टुकड़ा आ गया और उसके बहाव को रोकने लगा। स्वामी यह देख कर परेशान हुआ कि ईंट बेवजह टीन के सफ़र को रोक रही है। उसने सोचा कि या तो ईंट उसे आगे जाने का मार्ग दे या खुद ही आगे बह जाए। वह फिजूल ही यात्रा रोक रही थी। टीन ईंट से कुछ देर तक उलझती रही, फिर उसे धकेल कर तेजी से आगे बढ़ गई और सड़क के आखिरी छोर पर बने मोड़ में लुप्त हो गई। स्वामी घर वापस गया, एक कागज लिया और उसकी नाव बनाई। उसने देखा एक चींटी निरुद्देश्य इधर उधर घूम रही है। उसने चींटी को सावधानी से पकड़कर उठाया, कागज की नाव में बिठाया और नाव को धारा में बहने के लिए छोड़ दिया। फिर मंत्रमुग्ध सा उसे आगे बढ़ते देखने लगा। तभी उसने देखा कि नाव एक खतरनाक इलाके में पहुंच गई, जहां कूड़े का एक छोटा सा ढेर उससे उलझने को तैयार है। लेकिन नाव बड़ी कुशलता से उसके बगल से निकल गई और निश्चित विनाश से बच निकली। वह आगे बढ़ती रही। फिर एक और डरावनी जगह पर वह जा पहुंची, जहां पानी चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रहा था। स्वामी को लगा कि उसके जीवन का अंतिम क्षण सामने खड़ा है। वह सोच रहा था कि नाव इस भंवर में फंसकर एकदम नीचे चली जाएगी। नाव उस भंवर में तेजी से घूमने लगी और हिलते कांपते चक्कर काटने लगी। लेकिन तभी किसी पड़ोसी के किचन से पानी की एक नई तेज धार नाले में प्रकट हुई और उसने नाव को खतरा क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि स्वामी डरा कि अब यह जरूर उलट जाए। लेकिन वह शांत हो गई और सामान्य गति से नाले में बहने लगी। फिर वह एक पेड़ के नीचे गुजर रही थी। ऊपर से एक पत्ता उस पर आ गिरा, जिसने उसे डामाडोल कर दिया। स्वामी तेजी से दौड़कर उसके पास जा पहुंचा और कोशिश करने लगा कि चींटी को बचा ले। वह देर तक पानी को देखता रहा, लेकिन चींटी का कोई निशान कहीं नहीं था। नाव और उसकी सवारी बिल्कुल गायब हो चुकी। उसने ज़मीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई, चींटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और पानी में उसे छोड़ दिया। कुछ दिन में स्वामी ने सोमू और उसके साथियों के शत्रु की भूमिका स्वीकार कर ली। फिर भी कई दफ़ा अचानक उसे अपने पुराने दोस्तों से बातचीत करने की इच्छा होती थी। जब भी धर्म शिक्षा के टीचर अपने फोटो पर जबान फेरते या नाक खुजाते तो उसका मन होता कि मटर के पैर दबाए और मुस्कुराए, क्योंकि यह ऐसा पुराना मजाक था जिसका वे पिछले कई सालों से मजा लेते आ रहे हैं।
लेकिन अब स्वामी इस भावना को दबा लेता है और खुद ही मुस्कुराकर रह जाता है। इसके अलावा लाल टोपी वाला लड़का जब झपकी लेने लगता है और जैसे ही उसका सिर नीचे झुकता है तब वह उसे झटक कर एकदम फिर सीधा कर लेता है। तब स्वामी का मन होता है कि मटर के कान में फुसफुसाकर कहें, देखो तो उस उल्लू को लाल टोपी वाले पहली बेंच पर तीसरे नंबर पर है न, जो कैसे बार बार सो जाता है और दांत निकालकर हंसे, लेकिन अपने होठ काट कर वह चुप रह गया। सोमू उसकी तरफ देख रहा था। स्वामी को लगा कि उसकी आंखों में दोस्ती की झलक है। एक क्षण के लिए वह यह सोचकर खुश हो उठा कि सोमू उससे फिर दोस्ती करना चाहता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते रहे, लेकिन स्वामी ने जैसे ही दोस्ती की नज़र उस पर डाली उसने मुंह फेर लिया। स्वामी मैदान में टहल रहा था। उसने अपने पीछे कुछ परिचित आवाज़ें सुनी। मुड़कर देखा तो सोमू, शंकर और मटर उसका पीछा कर रहे। स्वामी सोचने लगा कि क्या करे, उनके साथ शामिल हो जाए या रुककर उन्हें निकल जाने दे, तब बगल की गली से मुड़कर निकल जाए। उसे अपने पीछे 3 जोड़ी शत्रुतापूर्ण आंखें तीर की तरह चुभती लग रही थी। उसे यकीन था कि उसकी हर एक हलचल पर सावधानी से नज़र रखी जा रही है और आलोचना की जा रही है। उसे लगा कि उसकी चाल भी तीनों को अच्छी नहीं लग रही है। जिस पर वह किताबों को पकड़े चल रहा है उस पर भी ये लोग हंस रहे। उसे नाक पर खुजली महसूस हुई। उसने खुजाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर रोक लिया क्योंकि उसे लगा कि इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उसने सोचा कि दाईं तरफ मुड़कर स्कूल में घुस जाऊं, फिर लगा कि यह कायरता मानी जाएगी और तीनों सोचेंगे कि उनसे डरकर भाग रहा है। वह सचमुच भाग जाना ही चाहता था, लेकिन यह ठीक नहीं था। फिर उसने सोचा कि पीछे घूमकर चला जाए, लेकिन यह उनसे मुकाबला करना होगा। इसलिए सबसे अच्छा ढंग यही था कि पहले की तरह आराम से चलता रहे और यह जाहिर ही न करे कि उसे उनकी जानकारी है। अरे 10 दिन पहले ही ये लोग क्या थे और अब कैसे दैत्य बन गए। स्वामी उनमें यह परिवर्तन देखकर चकित था। अब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो चला। उसे लगा कि उसके पैर गोलाई में घूम रहे हैं और जब वह चलता है तब एक दूसरे से लिपटे जा रहे हैं। अब स्कूल के हॉल में जा घुसने के लिए काफ़ी देर हो चुकी। वह उससे आगे बढ़ आया था। अब बचने का एक ही रास्ता रह गया था कि वह भाग चले। उसने एक उपाय आजमाया। वह अचानक रुका, इधर उधर घूमा जैसे कुछ देख रहा हो, फिर चिल्लाया, अरे मेरी कॉपी कहीं खो गई, और हिरन की तरह तेजी से भाग निकला। चैप्टर 4 is complete. Chapter 5 is coming soon.